morning students, welcome to you again in Vriddhi Science classes. So today we will start about the abiotic factor in detail one by one. आज हम abiotic factors जो हैं जो कि जैसा कि अपने को पता ही है ईपी ऑडम के अकॉर्डिंग किसी भी इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं जैविक घटक बायोटिक फैक्टर्स और एक होते हैं अजैविक घटक एबायोटिक फैक्टर्स। तो आज हम एबायोटिक फैक्टर्स को डिटेल में जिसमें से हम लोग टेम्परेचर लाइट सॉइल एंड वाटर ये सभी जो फैक्टर्स हैं इन सब का इकोसिस्टम में अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है और इसी रोल के कारण जो हमारा इकोसिस्टम है वो बायोटिक फैक्टर्स के साथ में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग में रहता है, राइट। सो आज हम लोग इसमें से एक फैक्टर को स्टडी कर रहे हैं डिटेल में, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर, इन हिंदी दैट इज कॉल्ड तापमान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टेम्परेचर, उसकी डेफिनेशन क्या है? टेम्परेचर इज द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ हीट एंड कोल्डनेस प्रेजेंट इन अर्थ सब्सटेंस ऑब्जेक्ट और एन ऑर्गेनिज्म, राइट। सो टेम्परेचर अगर हम किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का और किसी ऑर्गेनिज्म का, यानी हम चाहे हम उसमें निर्जीव चीज के बारे में, उसकी तापमान का मतलब है वो एक डिग्री है, ऐसी डिग्री जिससे या इंटेंसिटी एक क्षमता जिससे कि हमें उसके अंदर प्रेजेंट हीट कितनी गर्मी है, वो कितना गर्म है और वो कितना ठंडा है उसके बारे में पता चलता है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर, राइट। तो वो ऑर्गेनिज्म का भी होता है क्योंकि हर स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग इकोसिस्टम्स में रहते हैं और उनकी बॉडीज के टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, तो वो कुछ अडेप्टेशंस होती हैं, तो इसलिए हम ये टेम्परेचर जो है वो ऑब्जेक्ट का, सब्सटेंस का या किसी ऑर्गेनिज्म का काउंट करते हैं। इसको काउंट करने के लिए फारेनहाइट, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में या केल्विन, ये इसके एक मापक जिसको आप बोलते हैं मेजरमेंट करने के तरीके हैं, जिससे आप लोग टेम्परेचर की ये यूनिट्स हैं जिससे हम टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम हर एक पॉइंट को डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो टेम्परेचर है, देखिए टेम्परेचर किससे बनता है किसी भी इकोसिस्टम में, चाहे वो एक्वाटिक है और या वो टेरेस्ट्रियल है, टेम्परेचर बहुत एक ग्रेट जो रोल है वो प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर अपने अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है वो एक स्फीयर है, एक पृथ्वी हमारी गोल है, इसके अंदर ये बीच में क्या है, इक्वेटर जिसको आप बोलते हैं भूमध्य रेखा। यहाँ टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा, ये एक ऐसा स्थान है जहां पर की टेम्परेचर जो है उसका टेम्परेचर वेरी करता है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, ये कैसा है, नॉर्दर्न पोल उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे नीचे की तरफ है साउदर्न पोल जिसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। जब हम इस भूमध्य रेखा से चाहे तो आप नॉर्दर्न पोल की तरफ जाएं या आप साउदर्न पोल की तरफ जाएं, आपको टेम्परेचर में वेरिएशंस दिखाई देंगी। जब हम उत्तरी हिस्से की तरफ जाते हैं, चाहे वो पृथ्वी का हो या आप भारत की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो नॉर्दर्न साइड में जैसे आप जाते हैं जम्मू में, कश्मीर है, जम्मू है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, फिर आप उधर से जब आप अपने नॉर्दर्न हिस्से में आते हैं तो वो इलाके हमारे ठंडे रहते हैं। तो इसी तरह से जब हम पृथ्वी के नॉर्दर्न पोल ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो उन ध्रुवों में नॉर्दर्न पोल में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है और साउदर्न पोल में टेम्परेचर जो है वो भी वहां पर वेरिएंट मिलते हैं, लेकिन वो वहां नॉर्दर्न पोल की बजाय साउदर्न दक्षिण गोलार्ध में इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ आप अगर भूमध्य रेखा पर हैं, इक्वेटर पर हैं, तो वहां आपको टेम्परेचर अलग मिलेगा। वहां पर जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी स्पीसीज में आपको वेराइटीज मिल जाएंगी। आप अगर ध्रुवों की तरफ जाते हैं नॉर्दर्न पोल में, आप देखते हैं कि वहां पर टेम्परेचर माइनस डिग्रीज में भी जो है वो मिलता है। तो आइस कैप्स जो है, आप देखते हो कि जो बर्फ जम जाती है, जहां पानी जम जाता है, बर्फ जो है बिल्कुल बर्फ के रूप में आपको मिलता है, तो ऐसे जो पार्ट्स हैं वो नॉर्दर्न साइड में होते हैं। तो ये हमने एक जनरल से, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी इकोलॉजी में हम पूरा यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि पूरे के पूरे अर्थ के बारे में अगर स्टडी करें तो टेम्परेचर वेरी करता है और टेम्परेचर जो है वो हर जगह पे इफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से
जितने भी एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स हैं या वहाँ पे मिलने वाली जितने प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज हैं उनमें आपको वेरिएशंस मिलेंगी। तो अब देखिए टेम्परेचर का अलग अलग तरह का जो इफेक्ट है वो हमें हर तरह के प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत अलग अलग एक्टिविटीज पे, लाइक जैसे टेम्परेचर वर्सेस सेल, कोशिका, कोशिका जो होती है वो प्लांट्स के अंदर भी है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो उनका निर्माण एक कोशिका से होता है, क्योंकि सेल कोशिका किसी भी जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हम कहते हैं। सेल इज द functional and structural unit of any life for any organism or for any plant, राइट तो इसमें अब सेल के बारे में अगर हम बात करें कि किसी भी कोशिका की संरचना, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसके अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स, उसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज जो है वो टेम्परेचर से बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। जैसे कि अगर एक सेल को हम बिल्कुल ठंडे बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन में रख दें तो सेल की जितने भी उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन्स को एक स्पेसिफिक लिमिट और रेंज चाहिए टेम्परेचर की जिसके अंदर वो अपना वर्क, अपना फंक्शन क्रिएट कर सके और सेल की सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। सेकेंड है, अगर टेम्परेचर की बात करें हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से, देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जिनको हम हिंदी में बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। सो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर, हमें मालूम है कि ये हमारी बॉडी में एंजाइम्स से, राइट, एंजाइम्स से कंट्रोल होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं उनके लिए हर एक तरह की रिएक्शन के लिए हमें एंजाइमेटिक एंजाइम्स का बहुत ग्रेट रोल रहता है। तो अब इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि इस एग्जांपल में अब अपना लीवर है, लीवर जो है उसके अंदर आर्जिनेज एक एंजाइम है जो किस पे वर्क करता है, दैट इज वर्किंग ऑन आर्जिनिन एमिनो एसिड। हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं, राइट, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं और ये अमीनो एसिड्स जिनमें से 10 जो है वो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द बॉडी, और 10 जो है बाहर से हमें लेने पड़ते हैं, ठीक है, 10 फ्रॉम आउटसाइड। तो हम किसी भी तरीके से उनको कंज्यूम करते हैं, चाहे हम न्यूट्रिएंट से या कैसे भी प्रोटीन को इंटेक कर करके लेंगे। तो यहाँ मैं एग्जांपल मेटाबॉलिक एक्टिविटी से रिलेटेड बता रही हूँ कि जो आर्जिनेज एंजाइम है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में, देखिए एक टेम्परेचर की सर्टेन लिमिट होती है, सर्टेन लिमिट्स आर प्रेजेंट। सर्टेन लिमिट का मतलब क्या हुआ, एक स्पेसिफिक रेंज होती है, उस रेंज से अगर कम टेम्परेचर है तो भी कोई भी प्रोटीन जो है वो वर्क नहीं करेगा, कोई एंजाइम उस पे वर्क नहीं करेगा, और अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है तो वो एंजाइम जो है उस पे भी वर्क नहीं करेगा। तो आर्जिनेज के लिए 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है एक रेंज है। इस रेंज से अगर नीचे एंजाइम को अगर टेम्परेचर 17 से बिलो और 34 टू 35 से एक्सेस में मिलता है तो इट विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा और ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इफेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में, चाहे वो हमारी बॉडीज है या प्लांट्स की बॉडीज है, इनके अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो टेम्परेचर से जो है अलग अलग स्पीसीज में वो वेरी करती हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल होती है। देखिए अब जब ठंड होती है तो इसी वजह से मेटाबॉलिक रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होता है। तो गर्मी में और सर्दी में हम लोगों के बॉडी के अंदर डाइजेशन में जो है, डाइजेशन के प्रोसेस में रेट ऑफ डाइजेशन, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म में आप लोग देखते हैं कि चेंज रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट्स में होने वाले प्रोसेसेस हैं। दीज टू प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स ओनली, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण है वो भी प्लांट्स में होगा, और जो ट्रांसपीरेशन इन हिंदी दैट इज कॉल्ड वाष्प उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जो है वो ये दोनों ही किसमें होती है, प्लांट्स में, राइट। ये तो है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, और जो ट्रांसपीरेशन है इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड वाष्प उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, है ना। तो ये दोनों जो है
इनका भी टेम्परेचर से बहुत गहरा संबंध है। बहुत गहरा संबंध ऐसे है कि फोटोसिंथेसिस, देखिए फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक, कुछ बनाना। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। तो लाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, ओके, प्लांट्स जो है वो अपना फूड बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सो सनलाइट जो है दैट हैव द मेन इफेक्ट, क्योंकि जो सनलाइट होती है, सनलाइट से जो रोशनी निकलती है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। गर्मी में सनलाइट तेज होती है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, और सर्दी में सनलाइट जो है, क्योंकि वो स्लैंटिंग हो जाती है, तिरछी हो जाती है किरणें पृथ्वी के हिस्सों पे, तो सन की जो उसकी इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस का बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। ये भी एक सर्टेन लिमिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोपहर के समय में बहुत ज्यादा तेज सनलाइट है, गर्मी में 12 बजे, तो फोटोसिंथेसिस का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज। नो, इन अ सर्टेन लिमिट। इनके लिए भी एक सर्टेन लिमिट होती है, एक सीमाएं होती हैं, ठीक है ना। सर्टेन लिमिट का मतलब होता है एक सीमा होती है टेम्परेचर की, उस सीमा के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। और अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम कंडीशंस पे है, ना वो मैक्सिमम है ज्यादा है, ना वो मिनिमम है, ऑप्टिमम कंडीशंस पे है, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो बिल्कुल सही तरीके से होगा। क्योंकि ट्रांसपीरेशन होता है, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी तभी बढ़ता है जब टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा। तो देखिए गर्मी के दिनों में पेड़ों के अंदर स्टोमेटास होते हैं पत्तियों में, जो स्टोमेटा होते हैं उनमें से पानी बूंदों के रूप में, वेपर्स के रूप में, वाष्प बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। तो कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सड़क के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं, जब हम उनके नीचे से क्रॉस करते हैं, निकलते हैं, तो हमें कुछ ठंडा महसूस होता है। यानी कि गर्मी के समय में वाष्प उत्सर्जन का रेट, प्रक्रिया का प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो थोड़ा तेज हो जाता है। तो ये भी इफेक्ट करता है टेम्परेचर से। और जब कोल्ड टाइम है, यानी कि सर्दी का समय है, तो ट्रांसपीरेशन का रेट कम हो जाता है। तो लेकिन इन दोनों में एक बात ये है कि सर्टेन लिमिट, जैसे मैंने बोला कि जो टेम्परेचर है that will act in a certain limit, in a specific range, you can say in a specific range, certain limit या specific range पर ही अपना वर्क करेगा, राइट। रेंज का मतलब क्या हुआ, उसकी एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री के अंदर ही जो टेम्परेचर जो है वो एक लिमिटेड कंडीशंस में होता है, इसीलिए हम इनको लिमिटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। अब बहुत ज्यादा कंडीशन में, आप मानिए कि बहुत ज्यादा कंडीशन में हमने इनको टेम्परेचर दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, नहीं। उसमें एक पॉइंट आ जाता है, उस पॉइंट को जब फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन अगर बहुत एक्सेस क्वांटिटी में अपने टेम्परेचर उसको उसके अंदर है, तो वो प्रोसेस जो है वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, राइट। इस पॉइंट में यानी कि उसका जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, परंतु सैचुरेशन पॉइंट आ गया, भाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, जिसको मतलब बहुत एक्टिविटी तेज नहीं होगी, सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड रिप्रोडक्शन। एक्चुअली व्हाट इज रिप्रोडक्शन, we know in the plants or animals, it means in biotic factors, रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रोसेस, लाइफ का एक प्रोसेस है। इस लाइफ प्रोसेस से ही न्यू प्रोजेनी का, हम कहते हैं कि नए ऑफस्प्रिंग्स का निर्माण होता है, लेकिन उसके लिए भी सेक्सुअल पार्ट्स का होना, जिनको हम गोनैड्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड गोनैड्स, जनद। यानी कि जो मेल और फीमेल्स में, जो आप कह सकते हैं कि नर में और मादाओं के अंदर जो उनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट, उनका मैचुरेशन होना, उसके लिए भी टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब मैं नर और मादा की बात कर रही हूँ, तो इसमें ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रही, फॉर ऑल टाइप्स। और ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, यानी कि प्रत्येक जाति में अलग अलग प्रकार का होता है। तो रिप्रोडक्शन में जैसे गोनैड्स का मैचुरेशन, मैचुरेशन होना, यानी मैचुरेशन का मतलब क्या हुआ, उनकी अंदर परिपक्वता आना, उसमें भी टेम्परेचर का एक रोल होता है। फिर गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस, आप लोगों ने पढ़ा है गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है। गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस युग्मक जनन, युग्मक जनन मीन्स अगर वो नर है तो उसके अंदर
नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट्स का बनना, अगर वो मादा है तो उसके अंदर मादा युग्मक का बनना, नर में है तो स्पर्म्स का बनना, शुक्राणुओं का बनना, और मादा है तो उसके अंदर अंडाणुओं का बनना। इस प्रकार से ये प्रोसेसेस और लिबरेशन, लिबरेशन का मतलब होता है उनकी एक, जब वो रिप्रोड्यूस करने के लिए लायक हो जाते हैं, व्हेन दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, तो उसमें उन जितने भी गैमीट्स हैं, वो नर है या मादा है, उनकी लिबरेशन, उनका बॉडी से बाहर निकलकर नए ऑफस्प्रिंग के निर्माण में सहायता करना। तो इसमें टेम्परेचर का बहुत रोल होता है। तो इसमें देखिए फेकेडिटी, एक शब्द आता है फेकेडिटी। फेकेडिटी का मतलब क्या होता है? इट इज अ कैपेसिटी, राइट? ये एक कैपेसिटी है, इट्स अ कैपेसिटी। ये एक ऐसी क्षमता है जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितने ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकता है। अब देखो इसमें मैं शब्द बच्चे यूज नहीं करूंगी क्योंकि ये तो हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है वो जिस भी प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, राइट? जिस भी प्रकार का। अब मैं बात करती हूँ जैसे कि जो इन्वर्टिब्रेट होते हैं, अकशेरुकी होते हैं, जिनमें हड्डियां नहीं होती हैं, और इस तरह से जैसे इंसेक्ट ले लीजिए, कीड़े मकोड़े ले लीजिए, उसके अंदर फेकेडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। इसका मतलब क्या होता है? उनकी मादाएं एक ही समय में बहुत अंडे दे सकती हैं, कोई 300 से 400, कोई 1000 तक भी देती है, 2-2000 तक भी देती है। तो सारे के सारे तो परिपक्व नहीं होते, लेकिन उनकी कैपेसिटी है एक फीमेल, एक मादा के द्वारा कितने ऑफस्प्रिंग पैदा किए जाते हैं पूरी लाइफ में, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को फेकेडिटी प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान ये भी टेम्परेचर से बहुत इफेक्टिव होता है। देखिए जो गर्म स्थान है, उन स्थानों के अंदर जो इंसेक्ट्स हो गए, ये जो है वो एक समय में जब टेम्परेचर इनका आप मानिए 30 से 35 की रेंज में रहता है, तो उस समय में इनके अंदर एग्स की लेइंग बहुत ज्यादा अबंडेंस होती है। बट अगर उन्हीं को ही हम देख लें, उसी की स्पीसीज कुछ ऐसे इलाकों में रह रही है जहां वो ठंडे हैं, तो ठंडे कोल्ड रीजन्स के अंदर जो है उन्हीं के एग्स देने की क्षमता कम हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर का एक इफेक्ट पड़ा उनके, उन्हीं एक ही तरह की स्पीसीज की मादाओं पर, जो कि अलग अलग एरियाज में रह रही हैं। जो वार्मर एरियाज, गर्म स्थानों पे रह रहे हैं, और जो ठंडे स्थानों पे रह रही हैं, तो उनका एग लेइंग का फर्क पड़ जाता है। अब मैं नेक्स्ट डिस्कस करती हूँ, आप कुछ पॉइंट्स हैं जैसे सेक्स रेशो, टेम्परेचर के साथ में सेक्स रेशो का क्या रोल होता है, कुछ रूल्स हैं, अडेप्टेशंस कैसे होती हैं, उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनकी ग्रोथ का, उनके जो डेवलपमेंट है, उनके ऊपर टेम्परेचर का बहुत ही एक स्पेसिफिक रोल रहता है। जैसे जो एनिमल्स वाटर इकोसिस्टम में रहते हैं, ठीक है, और जो एनिमल्स टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, एनी ऑर्गेनिज्म, तो उनके अंदर, अब फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि मैराइन के अंदर ही कोरल्स होते हैं और मैराइन के अंदर ही सी अर्चिन होते हैं। तो सी अर्चिन जो है वो वार्मर वाटर में, देखिए मैराइन में रहते हैं, लेकिन वो गर्म पानी में अपनी जितनी अच्छी ग्रोथ उनके अंदर होती है, वैसी ग्रोथ उनके उस टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर नहीं हो सकती। वेरएस जो कोरल्स होते हैं वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर ही जो है वो अच्छी ग्रोथ को शो करते हैं, अदरवाइज उनमें वो ग्रोथ नहीं दिखाई देती। तो ये शो करता है कि जो टेम्परेचर है वो किसी भी एनिमल के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, या किसी भी प्लांट के ग्रोथ में और उसकी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा करता है। अब नेक्स्ट है ज़्योजर रूल। ज़्योजर रूल जो है वो एक इकोलॉजिस्ट ने दिया, उनके अकॉर्डिंग इन वार्मर ह्यूमिड क्लाइमेट, देखिए जो इलाके गर्म भी हैं और जो ह्यूमिड है, जिसमें ह्यूमिडिटी है, ठीक है, और ऐसा जलवायु का एरिया, उसमें रहने वाले जितने भी एनिमल्स हों, इंसेक्ट्स हों, या वहाँ रहने वाले बर्ड्स हों, उनके अंदर जो पिगमेंटेशन है, यानी उनकी बॉडी के जो कलर्स हैं, वो कलर्स डार्क होते हैं, वो ज़्यादा डार्कन होंगे अगर उनकी वही स्पीसीज, उन्हीं की सेम जातियां जो हैं कहीं कूल और ड्राई क्लाइमेट में रहती हैं। तो अब आप फॉर एग्जांपल देखिए, हम इंडिया की बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे हिमाचल में होमोसेपियन, वी आर द होमोसेपियंस, और हम पूरे जो वर्ल्ड के अंदर अलग अलग एरियाज में मनुष्य की जाति होमोसेपियंस जो है वो रहती हैं। देखिए साउथ अफ्रीका में
वार्म क्लाइमेट की वजह से आप देखिए उनके जो वहाँ रहने वाले जो होमोसेपियन है, जो मैन है, ह्यूमन बीइंग्स है, उनका कलर पिगमेंटेशन, और जो ठंडे इलाकों में लाइक अमेरिका वगैरह में जो रहते हैं उन लोगों में पिगमेंटेशन, उनके कलरेशन में फर्क आपको दिखाई देता है। तो ऐसे ही अगर हम इंडिया में बात करें तो अगर हम नॉर्दर्न साइड से चलें, जैसे आप पाकिस्तान में जाएं तो वो नॉर्दर्न है, पहले वो भारत और पाकिस्तान एक ही थे, बंटवारे के बाद अलग हुए। लेकिन अगर हम वैसे देखें नॉर्दर्न साइड में जाएं तो वहाँ के लोगों का आपको कलर पिगमेंटेशन जो है वो वाइटिश टाइप का, वाइट कलर में सफ़ेद पिगमेंटेशन, मतलब उनका कलर डार्क नहीं होता। और वहीं आप इंडिया में अब आ जाएं, हिमाचल में चले जाएं, आप जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका कलर जो है वो कुछ फेयर होगा। लेकिन अब हम साउदर्न केरला की साइड चले जाते हैं, आपने केरला में लोगों को देखा है, जनरली दे आर द सेम रेसिस, मतलब वो जो है वो सेम स्पीसीज हैं, बट उनका कलर डार्कन पिगमेंटेशन होता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, गर्म, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, और वहाँ पर जो फॉरेस्ट की वजह से वहाँ कंडीशंस जो हैं ह्यूमिड रहती हैं, आर्द्र कंडीशंस रहती हैं, यानी बारिशें होती रहती हैं और वो कंडीशंस ऐसी रहती हैं, तो इस क्लाइमेट की वजह से वहाँ आपको पिगमेंटेशन मिलता है। तो ये रूल जो है दैट इज कॉल्ड जियोर्जियन रूल। नाउ नेक्स्ट इज द बर्गमैन्स रूल। बर्गमैन रूल जो है दैट इज रिलेटेड विद द साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स, राइट। देखिए जॉर्जियन रूल में पिगमेंटेशन उनका कलर था, और बर्गमैन जो रूल है उन्होंने भी जो है डिफरेंट टाइप के बर्ड्स पे, मैमल्स पे अपना एक वर्क किया, रिसर्च किया। तो उस पे उन्होंने ये देखा कि जो टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है किसी भी बॉडी साइज पर, एब्सोल्यूट साइज ऑफ एन एनिमल्स एंड द रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएट बॉडी पार्ट्स। इसमें उन्होंने ये देखा कि जो बर्ड्स वार्म कंडीशंस में रह रहे हैं, गर्म इलाकों में रह रहे हैं, उनके फेदर्स और उनकी बॉडी का साइज जो है वो बड़ा है, दैट दे ऑल आर लार्जर देन दोज टाइप ऑफ द बर्ड्स और मैमल्स विच आर फाउंडेड इन द कोल्डर रीजन। जो ठंडे इलाकों में रहते हैं वहाँ उनके जो पंखों का साइज है कम है, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने कई तरह के मैमल्स के अंदर भी देखा कि मैमल्स में कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जहाँ पर अगर वो गर्म इलाकों में है तो उनका साइज जो है एनलार्ज है। तो उसका रीज़न ये है कि एनलार्ज का मतलब है कि उनकी बॉडी में से जो है हीट को लूज करने के लिए उनके लार्ज बॉडी पार्ट्स जो हैं दे आर हेल्पिंग। और जो कोल्डर रीजन में रहने वाले जितने भी बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं उनके अंदर उनका स्मॉल साइज का जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो उनकी बॉडी में हीट को मेंटेन करते हैं, ताकि उनकी बॉडी में टेम्परेचर जो है मेंटेन रह सके और वो अपने उस एनवायरनमेंट में एबल हो सकें कि वहाँ पर रह लें। अब नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेंजेस। देखिए हमने बात की है कि जो स्पीसीज हैं, वेरियस टाइप ऑफ द स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, है ना। बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो अर्थ के ऊपर हैं और वो अपनी अपनी एक स्पेसिफिक रेंजेस पर रहती हैं। अब देखिए साइंस के अंदर दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, एक सीमा के आधार पर, बाउंड्रीज के आधार पे, जिसको आप बोलते हैं, एक नाम होता है यूरी, इन हिंदी पृथु, दैट इज कॉल्ड पृथु, एंड स्टीनो। स्टीनो का मतलब होता है तनुतापी, पृथुतापी, तनुतापी। यूरी का मतलब होता है जब रेंज, चाहे वो रेंज आप टेम्परेचर से रिलेटेड लें, चाहे वो रेंज आप साल्ट से रिलेटेड लें, चाहे वो उनके भोजन खाने के तरीके पे लें, तो यूरी शब्द जिनके आगे लग जाता है, जैसे कि यूरी हेलाइन, यूरी हेलाइन एंड स्टीनो हेलाइन, राइट। तो यूरी हेलाइन का मतलब हुआ, हेलाइन का मतलब साल्टी वाटर में ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत ज़्यादा रेंज हो जहाँ साल्ट की, उसके अंदर अपने आप को सरवाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं, दे आर यूरी हेलाइन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और स्टीनो का मतलब होता है कम रेंज, ये ज़्यादा रेंज और ये होती है कम रेंज में रहने वाले, यानी कि ऐसा पानी जहाँ पर कि साल्ट की कंडीशंस कम हो, उसके कंटेंट कम हो, उसमें रहने वाले एनिमल्स जो है वो स्टीनो हेलाइन कहलाएंगे। यूरीफेजिक, स्टीनोफेजिक, यूरी टेम्परेट, स्टीनो टेम्परेट मीन्स जो जब नाम के आगे यूरी लग गया तो इसका मतलब वो वाइड रेंज है, उस ज़्यादा उस रेंज पर रहने लायक होते हैं, ठीक है। यूरीफेजिक
और यूरिफेजिक, यूरिफेजिक का मतलब है कि वो भोजन ज्यादा मात्रा में, दे आर इन टेकिंग ऑफ दैट, यूरिफेजिक एंड स्टीनोफेजिक। तो ये शब्द जो है इस आधार पर भी एनिमल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो उनकी अलग अलग रेंजेस होती हैं, ज़्यादा टेम्परेचर में रह रहे हैं तो उनको यूरिटेम्परेट कहा जाता है, स्टीनो में रह रहे हैं तो दे आर कॉल्ड कम टेम्परेचर, मतलब कम रेंज के अंदर रहते हैं। तो ये सारी जो जितने भी फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर से रिलेटेड मेन पॉइंट्स हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि टेम्परेचर का किसी भी सेल के ऊपर, किसी भी प्लांट के ऊपर, माइक्रोब के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर ये एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल होता है जो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, और सभी में इनके रेंजेस के बेस पर they can be in abundant quantity or they can be in the low quantity. So this all about the lecture related with only the temperature which affects on the plants and animals. Now in the next video I will explain in detail about light and water. Thank you.